भेड़िया आया। ये कहानी तो हम सब ने सुनी है ना? लेकिन ज़्यादातर हम कहानी के आखिर में क्या हुआ और उससे क्या सीख मिली, बस उसी पर ध्यान देते हैं। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम इस कहानी की जड़ों तक जाएंगे, ये देखने के लिए कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हम ये देखेंगे कि इस मशहूर कहानी की नींव आखिर रखी कैसे गई। हम उस चरवाहे लड़के के दिमाग में उतरेंगे, उसकी दुनिया को समझेंगे और उस एक पल को ढूंढेंगे जहां से सब कुछ बदल गया। तो सबसे पहले चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां हमारा ये छोटा हीरो रहता था। उसकी रोज की जिंदगी आखिर थी कैसी? कौन सी चीजें थीं जो उसकी सच्चाई को बनाती थीं? जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा लड़का रोज के रोज जंगल में भेड़ें चरा रहा है। आसपास कोई दोस्त नहीं, बात करने वाला कोई नहीं, बस भेड़ों की आवाज और जंगल की खामोशी। ये जो रोज का एक जैसा काम था, ये जो गहरा अकेलापन था, यही उसकी जिंदगी की हकीकत थी। और इस सब का नतीजा जबरदस्त उबाऊ बोरियत। और यही यही है इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट। ये बोरियत सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये तो इस कहानी का इंजन है। वो ताकत जो उसे कुछ करने पर मजबूर कर देगी। उसका हर अगला कदम इसी एहसास की वजह से होगा। तो ठीक है, उसकी सिचुएशन तो समझ आ गई, पर वो लड़का खुद कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था? कहानी हमें इसके बारे में एक बहुत बड़ा हिंट देती है। ये बहुत सीधी सी बात है। कहानी में साफ साफ लिखा है कि वो कोई सीधा साधा भोला भाला लड़का नहीं था। उसके अंदर एक शरारत की आग थी। और कहानी ये भी बताती है कि उसे अपनी शरारतों से दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। और मजे की बात यह है कि उसकी ये शैतानी बेवजह नहीं थी। वो जानबूझकर ऐसा करता था, अपने मनोरंजन के लिए। दूसरों को परेशान करके, उनकी घबराहट देकर उसे अपने अकेलेपन और बोरियत से राहत मिलती थी। एक तरह से ये उसकी दवा थी। तो यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है ना। सबसे पहले आता है अकेलापन। अकेलेपन से पैदा होती है बोरियत, और फिर बोरियत से उसे दूसरों को परेशान करने की इच्छा होती है। ये एक सीधी सी लाइन है जो हमें बताती है कि वो अगला कदम क्या उठाने वाला है। मतलब बोरियत को हम सिर्फ खालीपन नहीं कह सकते। इस कहानी में तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेटिंग फोर्स है। एक ऐसी बेचैनी जो बस बाहर निकलना चाहती है, किसी भी तरह से, कुछ भी करके, बस माहौल में हलचल मचाना चाहती है। और यही सवाल हमें कहानी के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। जब एक शैतान दिमाग जो बोरियत से परेशान है, उसको अपनी शरारत दिखाने के लिए एक ऑडियंस मिल जाए, तब क्या होगा? और बस यहीं पे कहानी में एक नया एलिमेंट आता है। अब वो लड़का पूरी तरह से अकेला नहीं है, उसके आसपास एक दुनिया है, और उस दुनिया में हैं लोग। वो लोग जो उसकी शरारत का हिस्सा बन सकते हैं। ये किसान सीधे सीधे उसकी दुनिया में नहीं थे, पर थे तो आसपास ही। रोज सुबह आते, अपने खेतों में काम करते, एक बिजी दुनिया का हिस्सा थे। और उस लड़के के लिए वो एक पोटेंशियल ऑडियंस थे। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। एक तरफ है लड़के की दुनिया, अकेलापन, खामोशी, बोरियत। और दूसरी तरफ है किसानों की दुनिया, लोगों का साथ, कामकाज, मेहनत। लड़के के लिए ये दूसरी दुनिया एक खाली कैनवस जैसी थी, जिसमें वो अपनी शरारत के रंग भर सकता था। और फिर एक दिन उसे वो आइडिया आ ही गया। बोरियत, शैतानी दिमाग और एक ऑडियंस, जब ये तीनों चीजें मिलीं तो एक शरारत ने जन्म लिया। उसे अपनी बोरियत को दूर करने का एक तरीका मिल गया था। लेकिन कहानी में यहीं पर एक ट्विस्ट है। हम सबको लगता है कि हमें पता है आगे क्या हुआ, पर ये जो कहानी का सोर्स है, ये कहानी को ठीक उसी पल रोक देता है जब वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही होती है। कहानी का आखिरी वाक्य है, ऐसा क्या किया जाए जिससे सारे किसान, और बस वाक्य यहीं खत्म हो जाता है। अधूरा। वो सोच ही रहा है, प्लान बन ही रहा है, और हम उसके दिमाग के अंदर झांक कर उस शरारत को पैदा होते हुए देख रहे हैं। हमें कभी पता ही नहीं चलता कि उसका पूरा प्लान असल में था क्या। हम बस ये जानते हैं कि एक आइडिया आ चुका है, और ये चीज़ हमें कहानी के अंजाम से ज़्यादा उसकी शुरुआत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, एक छोटी सी शरारत का अंजाम क्या हो सकता है? ये अधूरी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हर बड़े नतीजे की जड़ अक्सर एक छोटे से ख्याल या एक मामूली सी लगने वाली शरारत में ही छुपी होती है। ये हमें एक्शन, उसके नतीजे और भरोसे के नाजुक धागे के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।